नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पवन सीरीज के लघुत्तरीय क्वेश्चनों को हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ये लघुत्तरीय क्वेश्चंस का लास्ट वीडियो है, यानी कि आज पवन सीरीज के जो लघुत्तरीय क्वेश्चन हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर हैं, उनके बीच की लंबवत दूरी 12 मीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर समलंब की समांतर भुजाएं दी हुई हैं और उनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो दी गई है और समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, 2016 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर तो देखिए समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 और ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग और गुणे होता है ऊंचाई, यानी कि उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर उनके बीच की दूरी भी लिख सकते हैं और ऊंचाई भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए इन सभी का मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए समांतर भुजाओं का योग करना, तो यहाँ पर देखिए समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर, तो यहाँ पर 15 + 8 कर देंगे और गुणे ऊंचाई। तो देखिए लंबवत दूरी उनकी कितनी है, 12 है, ये यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसको सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 और 8 हो जाएगा 23 और यहाँ पर देखिए 1/2 गुणे 23 हो जाएगा और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 12। अब 12 को 2 से भाग कर लेंगे तो ये देखिए 2 छक्का 12 होता है। अब 6 का 23 से गुणा कर लेंगे तो देखिए 6 त्रिक 18, 18 का 8 हो जाएगा और उसके बाद 6 दूनी 12, 1 13, यानी कि 138 हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल है इसलिए इसको वर्ग मीटर में लिखेंगे, यानी कि 138 वर्ग मीटर ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 6x² - x - 2 = 0 को हल कीजिए। यानी कि इसको हल करना है, समीकरण दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2016 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 6x² - x - 2 = 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 का 6 में गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए x² के गुणे में 6 है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इसमें गुणा करते हैं और उसके बाद फिर उसके गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 छक्का 12 हो जाएगा और 12 के गुणनखंड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, यानी कि ये गुणनखंड हो जाएंगे 12 के। और हमको यहाँ पर देखिए लाना है 1, यानी कि x के गुणे में यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यानी कि यहाँ पर 1 है तो 1 हमको लाना है, इसी में से जोड़ घटा करके। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 4 में से अगर 3 घटा दें तो 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसको तोड़ लेंगे। यहाँ पर कर लेंगे देखिए 4 - 3 और गुणे में x है तो x कर लेंगे और माइनस का 2 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 6x² - देखिए 4x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3x और -2 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो है 2 के जोड़े बना करके कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ से देखिए 2 मिल रहा है और x मिल रहा है। तो यहाँ से बचेगा 2 तिहाई 6, यानी कि 3 बचेगा और x बचेगा और यहाँ से बचेगा देखिए 2 दूना 4, यानी कि 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो एक कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3x - 2 और बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 पद बचे हैं, इन दोनों पदों में जो कॉमन है वो ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3x - 2 कॉमन मिल रहा है और यहाँ से देखिए बच रहा है 2x + 1, तो 2x + 1 यहाँ पर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब 3x - 2 बराबर, यहाँ पर देखिए 3x - 2 बराबर जो है 0 एक बार ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3x बराबर हो जाएगा 2, इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा और उसके बाद फिर x बराबर हो जाएगा 2/3। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ जाएगी
देखिए 2/3 ये एक वैल्यू आ जाएगी और दूसरी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, यानी कि एक बार ले लेंगे 2x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर हो जाएगा -1, क्योंकि इसको इधर पक्षांतर करेंगे, ये प्लस का तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -1 हो गया। अब x बराबर -1/2 हो जाएगा, यानी कि एक वैल्यू हमारी आ जाएगी 2/3 और एक वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2016 में पूछा गया है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि तिर्यक ऊंचाई का मतलब यहाँ पर देखिए एल दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर देखिए जो है त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या यानी कि आर दिया हुआ कितना 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या करना है, हमको शंकु का आयतन निकालना है। तो देखिए शंकु के आयतन में ऊंचाई का होना भी ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले एच निकाल लेंगे। तो देखिए एल स्क्वायर बराबर होता है, देखिए एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और या तो एल बराबर अंडर रूट के अंदर कर सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला लगा देंगे और इसकी सहायता से एच निकाल लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर और प्लस एच हमको निकालना है, तो इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। यहाँ पर देखिए बीच में बराबर है, तो यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दामा 100 हो जाएगा और फिर बराबर यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर और यहाँ पर देखिए 6 छाक 36 हो जाएगा और फिर एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा देखिए 100 - 36 और फिर यहाँ पर देखिए एच बराबर निकाल लेंगे। तो देखिए 100 में से 36 को घटाएंगे, तो 100 में से 36 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 64, क्योंकि 100 में से 36 घटाएंगे तो देखिए 64 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर 64 लिख देंगे और वो रूट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो इस प्रकार से h बराबर √64 आ जाएगा और 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 8 × 64 होता है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से h की वैल्यू जो है 8 आ जाएगी। अब क्या करना है कि अब शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सीधे से हम शंकु के आयतन का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यही फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 गुणे यहाँ पर देखिए पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 और फिर आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आर है 6, तो यहाँ पर 6 गुणे 6 हो जाएगा और फिर गुणे एच निकाले कितना 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब इन सभी का जो है गुणा भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 से सबसे पहले इसको कैंसिल करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और बाकी कोई संख्याएं कटेंगी नहीं। अब इन सभी का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 × 48 हो जाएगा और 48 का गुणा जो है देखिए 44 से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 22 दूना 44 हो जाएगा और फिर 8 × 48 हो जाएगा और बटे में 7 हो जाएगा। अब इन सभी का गुणा करके 7 से भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 48 का गुणा सबसे पहले जो है 44 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 × 8 32, 32 का 2 हो जाएगा और फिर 4 × 4 16 और 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। और फिर यही काम करेंगे 4 × 8 32, 32 का 2 हो जाएगा, इधर से क्रॉस पहले लगा देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और 4 × 4 16, 16 3 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 11, 11 का 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 का 1 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 2112 आ जाएगा और फिर 2112 को क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 से 2112 को भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए 7 × 3 = 21 हो जाएगा।
तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक उतारेंगे। अब यहाँ पर एक देखिए 7 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आगे जो है 0 बढ़ाएंगे, उसी के बाद जो है इसको उतार सकते हैं, क्योंकि डबल संख्या साथ में नहीं उतार सकते, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 एकम 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर एक बार ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 एकम 7। अब 12 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 5। और फिर यहाँ पर देखिए दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, तो इस प्रकार से देखिए कितनी बार जाएगा ये, तो देखिए यहाँ पर ये जाएगा 7 बार, क्योंकि यहाँ पर देखिए 50 है और 7 की टेबल पढ़ेंगे 7 बार, तो 7 सत्ता 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जाएगा 7 बार, यानी कि यहाँ पर देखिए ऊपर कर लेते हैं 50 है, तो 7 सत्ता 49 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर बचेगा 1, और फिर यहाँ पर देखिए 0 बढ़ा लेंगे, तो फिर एक बार चला जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 30, यानी कि 301 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 71, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जो है ऊंचाई और त्रिज्या इसके सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो यहाँ पर लिख लेंगे घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये इसका आयतन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका कोण B 95 डिग्री, तो कोण D का मान ज्ञात कीजिए। यदि कोण A बराबर कोण C, तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2016 में पूछा गया। तो सबसे पहले इसका जो है चित्र बना लेंगे। देखिए यहाँ पर जब ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो चित्र आपको ऑलरेडी दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा गया है कि दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो है चित्र भी दिया रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है चित्र दिया हुआ है। मान लीजिए ये एक वृत्त है और वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि उसके चारों शीर्ष जो है वो वृत्त की परिधि पर पड़ने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष जो हैं वो वृत्त की परिधि पर हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको मान लेंगे A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है कि जिसका कोण B 95 डिग्री है, तो यहाँ पर देखिए ये कोण B हो जाएगा, इसको 95 डिग्री कर लेंगे। और फिर कहा गया है तो D का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम कंडीशन लगा देंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और उसकी सहायता से कोण D हम निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये प्रमेय लिख लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये प्रमेय लिख लेंगे। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए कोण B प्लस कोण D बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोण B है, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोण B 95 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, और प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, और फिर कोण D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 95 डिग्री। और फिर यहाँ पर देखिए 180 में से 95 डिग्री माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 85 डिग्री, यानी कि यहाँ पर देखिए 85 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगला कोण निकाल लेंगे। तो देखिए अगला कोण कौन सा निकालने के लिए कहा गया है, तो देखिए अगला कोण है कोण A बराबर कोण C हो तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जब ये कोण और ये कोण बराबर हो तब कोण A का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले जो है लिख लेंगे, चूँकि कोण A बराबर कोण C दिया है, ये चीज़ जो है क्वेश्चन में दी गई है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ लिख लेंगे कि कोण A बराबर कोण C ये दिया हुआ है, और ऊपर देखिए हम लिख चुके हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके भी सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कोण जो है C बराबर कोण A और कोण A बराबर कोण C ये रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको कोण A निकालना है, तो A को A रहने देंगे और C की जगह पर जो है यहाँ पर लिख देंगे कोण A
तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ए बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिख लेंगे ब्रैकेट में, चूँकि कोण सी बराबर कोण ए दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से कोण ए बराबर हो जाएगा देखिए 180/2, 180/2 हो जाएगा। अब 180 का 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण ए 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि कोण डी यहाँ पर देखिए 85 डिग्री आ गया और कोण ए जो है वो 90 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। संख्या 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2016 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पद यहाँ पर दिए हुए हैं इन पदों को आरोही क्रम में लिख लेंगे या तो आरोही क्रम में लिख लेंगे, यानी कि आरोही और अवरोही में से किसी में भी इसको लिख सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो है लिख लेंगे पदों का आरोही क्रम, पदों का आरोही क्रम। तो यहाँ पर देखिए आरोही क्रम में लिख लेंगे। सबसे छोटा पद यहाँ पर देखिए 7 है तो 7 को लिख लेंगे, और फिर देखिए जो है 12 है तो 12 को लिख लेंगे। यहाँ पर 11 भी है तो यहाँ पर सबसे पहले 11 को लिखेंगे। देखिए 7 के बाद 11 हो जाएगा और 11 के बाद फिर 12 हो जाएगा और 12 के बाद फिर 14 हो जाएगा और 14 के बाद देखिए फिर 19 हो जाएगा और 19 के बाद फिर देखिए 21 हो जाएगा और 21 के बाद फिर 24 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। यहाँ पर भी गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 पद यहाँ पर हो गए हैं आरोही क्रम में। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी माध्यिका ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए माध्यिका के लिए सम और विषम के 2 फार्मूले होते हैं, यानी कि पदों की संख्या अगर सम हो तो उसके लिए दूसरा फार्मूला होता है और पदों की संख्या विषम हो तो उसके लिए दूसरा फार्मूला होता है। लेकिन बाई चांस किसी स्टूडेंट को अगर ये फार्मूले नहीं याद होते हैं तब भी जो है माध्यिका आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अगर पदों की संख्या जो है विषम हो तो वहाँ पर जो है आरोही क्रम में लिख करके फिर देखेंगे कि सबसे बीच में कौन सा पद पड़ रहा है तो वही पद उसकी माध्यिका हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 3 पद इधर हो गए, 3 पद इधर हो गए, बीच में यहाँ पर 14 पड़ रहा है तो 14 ही इसकी माध्यिका हो जाएगा। और अगर यहाँ पर जो है पदों की संख्या सम होती तो सम में क्या करते हैं कि आधे पद इधर कर लेते हैं और आधे पद इधर कर लेते हैं, तो बीच में देखिए 2 पद बचते हैं, क्योंकि वहाँ पर पदों की संख्या सम होती है तो वहाँ पर बीच में 2 पद बचेंगे। तो 2 पदों को क्या करते हैं कि जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं, तो इस प्रकार से वहाँ पर भी माध्यिका निकल आती है। और अगर आपको फार्मूला याद है तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए जो n है वो कितना है, 7 है, यानी कि एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए माध्यिका बराबर देखिए n+1/2वें पद का मान, 2वें पद का मान, ये फार्मूला होता है विषम के लिए। तो यहाँ पर देखिए n कितना है, 7 है, तो यहाँ पर 7 + 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 8/2 और 8/2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि चौथे पद का मान यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, माध्यिका इसकी हो जाएगी 4वें पद का मान। और फिर यहाँ पर देखिए चौथे पद का मान क्या है, 1 2 3 4, चौथे पद का मान 14 है, यानी कि 14 ही इसकी माध्यिका हो जाएगा। तो इस प्रकार से 14 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 2 संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो संख्याएं बताइए। 2 संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुना है, संख्याएं बताइए। तो यहाँ पर देखिए हम मान करके इस क्वेश्चन को करेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x मान लेंगे और कहा गया है कि उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो यहाँ पर हम दूसरी संख्या क्या मानेंगे, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो देखिए
यहाँ पर इसको x माने हैं पहली संख्या को, तो दूसरी देखिए इसके 2 गुनी है, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या दूसरी की 2 गुनी यहाँ पर कर दिए हैं। अब इनका योग कहा गया है 24 है, तो इनका योग जो है 24 के बराबर कर लेंगे, यानी कि x + 2x बराबर हो जाएगा 24। अब यहाँ पर जो है x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इस प्रकार से पहली संख्या और दूसरी संख्या पता चल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3x और यहाँ पर 3x बराबर 24। अब यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा, इस 3 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 24/3 हो जाएगा। अब देखिए 24 को 3 से भाग करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3/24 यानी कि 8 हो जाएगा। अब देखिए जो है यहाँ पर संख्या निकाल लेंगे, तो देखिए पहली संख्या x ही माने थे, तो इस प्रकार से पहली संख्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 8 निकली है। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर, तो देखिए दूसरी संख्या माने थे 2x, तो यहाँ पर देखिए 2 × 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या आ जाएगी 16। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2016 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक इस तरीके से वृत्त बनाएंगे और देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो यहाँ पर देखिए ये मान लो वृत्त का केंद्र है, इसको O मान लेंगे और यहाँ पर ये त्रिज्या हो जाएगी और त्रिज्या कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर की है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी और इसको मान लेंगे A। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, ये 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी। और फिर कहा गया है कि एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, तो केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम इस तरीके से एक जीवा खींच देंगे और इसका नाम रख लेंगे AB, यानी कि यहाँ पर B है और इसका नाम रख लेंगे B। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी रचना कर लेंगे, यानी कि केंद्र से जो है यहाँ पर जीवा पर इस तरीके से लंब डाल देंगे और इसका नाम रख लेंगे M। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा OM। तो यहाँ पर देखिए ये जो है AB ये कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर दी हुई। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले कि OA बराबर कितना 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर ये दिया है। और उसके बाद फिर देखिए जीवा दी हुई है, जीवा AB बराबर दिया हुआ है कितना 16 सेंटीमीटर, तो इसको भी लिख लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए रचना किए हैं, रचना देखिए क्या किए हैं, केंद्र O से जो है जीवा AB पर लंब डाला गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रचना क्या किए हैं, देखिए केंद्र O से जीवा AB पर OM लंब डाला, ये इतना काम जो है रचना में किया गया है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, AM निकाल लेंगे यहाँ से AM। तो देखिए AM बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक परिमेय आप लोग पढ़े होंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से देखिए जो है AM बराबर क्या हो जाएगा, तो AM बराबर हो जाएगा 1/2 AB, यानी कि ये जीवा है तो ये जीवा का आधा जो है AM हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए जो है AM बराबर 1/2 क्या कर लेंगे 1/2 AB, यानी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये 2 समान भागों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर AM निकालना है तो हम क्या करेंगे 1/2 AB कर लेंगे, यानी कि AB का आधा कर लेंगे तो हमारा AM निकल आएगा। तो देखिए 1/2 AB कितना है, तो देखिए AB 16 पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1/2 × 16 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 को 2 से भाग करेंगे तो 2/8 16, यानी कि यहाँ पर 8 सेंटीमीटर जो है AM आ जाएगा। और अब क्या करना है, अब हमको
ओ एम निकालना है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ओ एम निकालना है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर देखिए लंब डाला गया तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज ओ एम ए में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लंब भुजा है, यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये कर्ण भुजा हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ एम स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ए एम स्क्वायर। इस तरीके से ओ एम निकाल लेंगे, क्योंकि ओ एम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ओ ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और फिर ओ एम स्क्वायर हमको निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। और फिर ए एम स्क्वायर निकाल चुके हैं, यहाँ पर देखिए ए एम, तो इसकी जगह पर 8 रख देंगे, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ओ एम स्क्वायर कर देंगे, और फिर यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ओ एम स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे। अब यहाँ पर 100 में से 64 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये 64 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए जो है 100 में से 64 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36। और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए साइड में क्या करेंगे, ओ एम निकाल लेंगे। तो देखिए ओ एम बराबर हो जाएगा √36, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ओ एम बराबर देखिए 36 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ओ एम ही हमें निकालना था, तो ओ एम बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से केंद्र से जीवा की दूरी निकल आएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं। यदि कोण ACD बराबर 52 डिग्री तथा कोण BAC बराबर 48 डिग्री, तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2017 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को जो है चित्र दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त बना लेंगे, और उसके बाद फिर वृत्त के अंतर्गत एक जो है चक्रीय चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये चक्रीय चतुर्भुज बना लेंगे, और इसका नाम रख देंगे ABC और D। और उसके बाद फिर देखिए क्या कहा गया है कि विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं। तो विकर्ण इस तरीके से ये AC हो जाएगा और ये BD हो जाएगा। तो इस तरीके से विकर्ण खींचे गए हैं। और फिर कहा गया है कि यदि कोण ACD, यदि कोण ACD, यहाँ पर देखिए ACD 52 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर देखिए ACD नहीं दिया हुआ, ACB दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ACB कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर ACB कोण दिया हुआ है। तो देखिए ACB कितना दिया हुआ है, 52 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 52 डिग्री लिख लेंगे। और फिर देखिए दिया हुआ है कोण BAC, यानी कि कोण BAC ये वाला कोण दिया हुआ है 48 डिग्री। ये दो कोण दिए हुए हैं, और कोण ADC ज्ञात करना है। ADC यानी कि ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा कोण ज्ञात करना है। और जो है बस सिर्फ यही एक कोण ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये कोण निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस प्रकार से जो है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोण A दिया हुआ है 48 डिग्री, और कोण B हमको निकालना है, और कोण C दिया हुआ है 52 डिग्री, और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 48 और 52 को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोण B बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और माइनस यहाँ पर देखिए 48 और 52 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100,
और 100 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर माइनस में कर लेते हैं। 180 माइनस 100 हो जाएगा। अब कोण बी बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 180 में से 100 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80 डिग्री, यानी कि ये कोण हमारा आ जाएगा 80 डिग्री। अब जो है क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ये प्रमेय लिख लेंगे और ये प्रमेय लिख करके यहाँ पर देखिए कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब कोण बी देखिए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 80 डिग्री, और यहाँ पर कोण डी निकालना है तो इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब कोण डी बराबर हो जाएगा, देखिए ये 80 उधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 80 डिग्री। अब देखिए 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण डी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो पवन की सीरीज में गलत दिया हुआ है, तो इसको आप लोग यहाँ से अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि सीरीज में बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग वहाँ से इसको तैयार ना करना, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2017 में पूछा भी गया है, तो ये सीरीज में गलत लगा हुआ, ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए कोण डी जो है वो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 1.6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई गई है। नई सिल्ली की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2017 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आयताकार सिल्ली जो है उसका हम जो है आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें ऊंचाई भी दी गई है, तो ये आयताकार की बजाय इसको जो है घनाभाकार भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए इसको घनाभाकार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है लिख लेंगे आयताकार सिल्ली का आयतन बराबर तो देखिए आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर 10 गुणे 4 गुणे 1.6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इनका गुणा कर लेंगे, तो देखिए 10 का गुणा 1.6 में करेंगे तो यहाँ पर देखिए 16 हो जाएगा पूरा, और फिर 16 का गुणा जो है 4 से करेंगे तो 16 चौको 64 हो जाएगा, यानी कि 64 घन सेंटीमीटर यहाँ पर जो है सिल्ली का आयतन आ जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है कि नई एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाना है। तो यहाँ पर सिल्ली की एक भुजा ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आयताकार लिखना था, तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे घनाकार सिल्ली की माप बराबर हो जाएगा आयताकार सिल्ली की माप। तो इस तरीके से दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए घनाकार सिल्ली की माप जो है हमको निकालना है, तो यहाँ पर देखिए ये 64 हो जाएगी। और फिर जो है हमको क्या करना है, हमको जो है घनाकार सिल्ली की एक भुजा निकालना है। तो यहाँ पर देखिए घन का आयतन बराबर, देखिए जो माप आई है ये जो है आयतन है घन का। तो यहाँ पर देखिए घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। तो यहाँ पर देखिए हमको एक भुजा निकालना है, तो एक भुजा निकालने के लिए भुजा बराबर क्या करेंगे, अंडर रूट आयतन, और यहाँ पर देखिए करड़ी की घात 3 हो जाएगा, यानी कि आयतन का हमको क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और यहाँ पर करड़ी की घात 3 हो जाएगा, और 64 का घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौको 64 होता है, यानी कि ये आ जाएगा 4। तो देखिए घन की जो एक भुजा है कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। एक बार पुनः इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए एक जो है आयताकार सिल्ली दी गई है और कहा गया है कि इसे पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है।
ये नई सिल्ली की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो आयताकार सिल्ली है उसको घनाभाकार भी कह सकते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी दी हुई हैं, तो उसको घनाभाकार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए घनाभ के आयतन का फार्मूला लगा लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और उसकी सहायता से घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए आयतन जो है इसका निकला है 64 घन सेंटीमीटर। और उसके बाद फिर देखिए जो है घन का आयतन जो, यानी कि घनाभ को जो पिघलाकर घन बनाया गया है, तो उस घन का जो आयतन है वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो वही यहाँ पर लिख लिए हैं, घनाकार सिल्ली की माप बराबर आयताकार सिल्ली की माप बराबर 64 हो जाएगा। अब जो है क्या करेंगे कि घन का आयतन बराबर फार्मूला होता है भुजा क्यूब, यानी कि अगर भुजा निकालना हो तो आयतन का जो है क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर आयतन का घनमूल निकाल लिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये भुजा निकल आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आयताकार बाग है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना, देखिए कहा गया है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चौड़ाई मान लेंगे, माना आयताकार बाग, माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x है। तो आयताकार बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो देखिए इसकी लंबाई कहा गया है कि चौड़ाई की 3 गुनी है, तो यहाँ पर ये हो जाएगी 3x। और अब लिख लेंगे प्रश्नानुसार। तो देख लिए प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बाग का क्षेत्रफल दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर, आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए आयताकार बाग का क्षेत्रफल 243 दिया हुआ है, और लंबाई देखिए यहाँ पर x कितनी दी हुई है, 3x। तो यहाँ पर 3x कर देंगे और गुणे x कर देंगे। अब यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 243। और फिर यहाँ पर देखिए x स्क्वायर को पक्षांतर कर लेंगे, और यहाँ पर 3 को पक्षांतर कर लेंगे और x स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 243/3। अब इसको देखिए सरल करेंगे तो यहाँ पर 3/24 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर बराबर 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, √81 हो जाएगा, और x बराबर देखिए 9 9 81 होता है, यानी कि 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बाग की लंबाई कहा गया था ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर लंबाई बराबर माने थे 3x। तो यहाँ पर देखिए 3 × 9 कर लेंगे तो 9 त्रिक 27, यानी कि 27 सेंटीमीटर इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए सेंटीमीटर नहीं, जो है क्षेत्रफल इसका वर्ग मीटर में दिया हुआ था, तो यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं मीटर लिखेंगे, तो इसकी लंबाई जो है 27 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक साइकिल का पहिया 77 सेंटीमीटर है, फिर देखिए 10.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। यानी कि यहाँ पर साइकिल के पहिए का जो है क्या दिया हुआ है, एक साइकिल का पहिया 77 सेंटीमीटर है, यानी कि पूरा उसका क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। और फिर कहा गया है कि जो है देखिए यहाँ पर ये फुल स्टॉप है तो 10 पॉइंट नहीं होगा, ये जो है फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है डी दिया हुआ है, यानी कि पहिए का व्यास दिया हुआ 77 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो देखिए त्रिज्या r बराबर होता है d/2। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा डी कितना दिया हुआ 77, तो यहाँ पर 77/2 हो जाएगा। अब जो है हम क्या करेंगे, अब जो है इस पहिए की जो है परिधि निकाल लेंगे, क्योंकि जो परिधि निकालेंगे वही एक
चक्कर द्वारा चली दूरी होगी, क्योंकि पहिया जब एक चक्कर पूरा घूमती है तो वही उसके द्वारा चली दूरी होती है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, उसकी परिधि निकाल लेंगे। तो देखिए पहिए की परिधि बराबर, पहिए की परिधि बराबर, तो देखिए परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। तो यहाँ पर 2πr निकाल लेंगे। तो 2 इंटू पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो यहाँ पर 22/7 कर लेंगे और गुणे आर, आर देखिए कितना दिया हुआ, 77/2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 7 से यहाँ पर 77 को कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा कर लेंगे तो 11 दूना 22, 22 का 2 हो जाएगा और फिर 11 दूना 22 और 22 2 24, यानी कि यहाँ पर 242 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 242 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो जाएगी, यानी कि जो परिधि आई है वही एक चक्कर द्वारा चली गई दूरी है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये किलोमीटर में दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है 0.242 किलोमीटर दिया हुआ है, किलोमीटर। तो यहाँ पर किलोमीटर को अगर हमको मीटर में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, 1000 से जो है गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 0.242 इंटू कर देंगे 1000 और 1000 से जब गुणा करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब जो है क्या करेंगे, अब जो है इसको जो है सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर हम 100 से इसका गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले इसका जो गुणा किए हैं यहाँ पर देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 242 मीटर। और अब 242 मीटर को क्या करेंगे, दो जो है सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 242 गुणे 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, 242 और फिर डबल जीरो आगे लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब जो है हम क्या करेंगे कि देखिए ये जो है दूरी एक चक्कर द्वारा चली गई है। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि 242 सेंटीमीटर दूरी बराबर एक चक्कर हो जाएगा, यानी कि एक चक्कर में 242 सेंटीमीटर दूरी जो है पहिया तय करता है। तो यहाँ पर देखिए जो है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 242 सेंटीमीटर दूरी वो कितने चक्कर में तय करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये कर देंगे 242 बटे हो जाएगा 242। तो इस तरीके से इसको भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 242 से 242 कट जाएगा और आगे डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा लेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा देखिए 100 चक्कर, यानी कि जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 चक्कर पूरे होंगे। यानी कि कहा गया था कि 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो देखिए 0.242 किलोमीटर चलने में 100 चक्कर जो है पहिया लगाएगा। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि एक जो है एक बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर, यानी कि आयताकार बाग है और इसके बीचों बीच में एक 3 मीटर का चौड़ा रास्ता है और जो एक दूसरे को समकोण पर काटता है और इस पर मिट्टी डलवाने का खर्चा जो है वो 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका चित्र बना लेंगे। तो देखिए मान लीजिए ये एक आयताकार बाग है, इस तरीके से ये एक आयताकार बाग है। इसको हम मान लेंगे ए बी और ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। और कहा गया है कि इसके बीचों बीच में जो है एक 3 सेंटीमीटर चौड़ा 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो इस तरीके से बीचों बीच में 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना लेंगे
और ये एक दूसरे को समकोण पर काटता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये भाग है ये भाग दोनों में पड़ेगा, तो इस तरीके से इसको छायांकित कर लेंगे। और अब जो है क्या करेंगे, अब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए बाग की जो लंबाई है वो दी हुई है 180 मीटर, तो यहाँ पर ये दूरी जो है 180 मीटर हो जाएगी। और फिर देखिए बाग की जो चौड़ाई है वो कितनी दी हुई है 120 मीटर, तो ये चौड़ाई 120 मीटर हो जाएगी। और जो ये रास्ता है ये 3 मीटर चौड़ा है, तो ये 3 मीटर हो जाएगी, यानी कि ये भी 3 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे कि जो लंबा वाला रास्ता है यानी कि ये वाला रास्ता, इसका जो है सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे लंबे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर लंबे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए लंबे रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर देखिए जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी, और गुणे यहाँ पर देखिए चौड़ाई जो है वो रास्ते की कितनी है 3 है, तो यहाँ पर गुणे 3 कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए जो है 180 गुणे 3 हो जाएगा, और 180 गुणे 3 कितना हो जाएगा 18 3 54 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 540 हो जाएगा, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 540 वर्ग मीटर। और उसके बाद फिर अब जो चौड़ा रास्ता है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल बराबर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखिए चौड़ाई इसकी कितनी है, देखिए 120 है, तो यहाँ पर 120 गुणे देखिए रास्ते की चौड़ाई कितनी है 3 है, तो यहाँ पर 120 गुणे 3 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 3 36 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 360। तो इस प्रकार से देखिए ये दोनों रास्तों का जो क्षेत्रफल वो निकल आया है। अब यहाँ पर जो कॉमन रास्ता है उसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉमन रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कॉमन रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए कॉमन रास्ता जो है वो वर्गाकार है क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए भुजा इसकी एक भुजा कितनी है 3 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यानी कि 9 वर्ग मीटर जो है कॉमन रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो देखिए संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो है लंबे रास्ते का क्षेत्रफल और प्लस चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल कर देंगे, और उसके बाद जो कॉमन रास्ता है उसको एक बार घटा देंगे क्योंकि देखिए वो लंबाई और चौड़ाई में दोनों में आ रहा है, यानी कि 2 बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे एक बार घटा देंगे और एक बार इसी में ऐड रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख देंगे लंबा रास्ता प्लस हो जाएगा चौड़ा रास्ता और फिर जो है माइनस कॉमन रास्ता, यानी कि यहाँ पर कॉमन रास्ता जो है उसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लंबा वाला कितना आया है 540 आया है, और प्लस चौड़ा रास्ता कितना आया 360 आया है, और माइनस कर लेंगे 9। तो यहाँ पर देखिए 540 में 360 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 5 3 8 और 1 9, यानी कि 900 हो जाएगा यहाँ पर, और 900 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 800, देखिए 891, यानी कि यहाँ पर 891 वर्ग मीटर आ जाएगा, वर्ग मीटर। अब क्या करेंगे, अब जो है इस पर मिट्टी डलवाने का खर्च निकाल लेंगे। तो देखिए मिट्टी डलवाने का खर्च कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो है संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल आया है और इसी पर हमें मिट्टी डलवाना है, और 1 वर्ग मीटर जो है मिट्टी डलवाने का खर्चा कितना है 12 रुपया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे मिट्टी डलवाने का खर्च बराबर मिट्टी डलवाने का खर्च बराबर, तो देखिए मिट्टी डलवाने का खर्च कितना हो जाएगा, यहाँ पर 891 गुणे 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 वर्ग मीटर पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपया है, तो इतने वर्ग मीटर पर जो है मिट्टी डलवाने का खर्च क्या होगा, तो 12 से इसका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 एकम 12 यानी 12 का 2 हो जाएगा, और फिर 12 9 108 हो जाएगा, और 108 में 1 जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा, 109 का 9 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 10 बचेगा। अब जो है
12 8 96 और 96 और 10 106 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 10,692 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 10,692 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए जो है रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च निकल आएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।